नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। हिंदू में आज एक ही आर्टिकल काम का है, लेकिन दो आर्टिकल्स हम और डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। एक तो मिंट का डिस्कस करेंगे, देश की इकोनॉमी को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, और तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से संबंधित। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये आर्टिकल लिखा गया है सुशांत सिंह के द्वारा। ये पहले इंडियन एक्सप्रेस में लिखते थे और अब हिंदू के लिए लिखते हैं। अक्सर इनके जो आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं। तो बहुत सारे इनके विचारों को डायरेक्टली हम आंसर्स में नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जिनको हम आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये कंटेक्स्ट देते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान का एक डेलीगेशन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो प्रोविज़न है उसके तहत इंडिया में आया इंडियन डेलीगेशन से बात करने के लिए। और कुछ समय पहले मार्च में इंडिया का डेलीगेशन भी इंडस वाटर ट्रीटी के तत्वाधान में पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान के डेलीगेशन से बात करने के लिए। प्री में अगर आपने पढ़ा हो, इंडस वाटर ट्रीटी में प्रोविज़न है कि दोनों देशों के जो डेलीगेशंस है ना, समय समय पर मिलते रहेंगे ताकि इस ट्रीटी को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा सके, इंप्लीमेंटेशन को ठीक से मॉनिटर किया जा सके। अच्छी बात है, मतलब वैसे तो रिलेशंस खराब हैं, लेकिन कम से कम इस ट्रीटी के तहत डेलीगेशंस मिल रहे हैं, वही अच्छी बात है। लेकिन एक बात अगर आपने नोटिस की हो तो इंडिया में देखो, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना थोड़ा कम कर दिया है। पहले प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी इलेक्शन रैलीज में पाकिस्तान को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे, बीजेपी का कैडर भी पाकिस्तान को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता था, लेकिन अब कम आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट रिटोरिक देखने को मिलता है। उसका रीज़न क्या है? देखो, उसका रीज़न ये है, चाइना के साथ अभी हमारे जो क्राइसिस हैं वो सोल्व नहीं हुए हैं। तो सरकार को ये डर लगता है कहीं पाकिस्तान ने भी दूसरे फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया तो फिर इंडिया को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब देखो चाइना के साथ क्राइसिस पैदा हुए थे ना, तो उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बैक चैनल से बातचीत स्टार्ट की, पिछले दरवाजे से। बैक चैनल टॉक का मतलब देखो ये होता है अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। जैसे दो घर हैं ए और बी, आपस में लड़ाई हो गई तो आमने सामने से नहीं मिलेंगे, पीछे का दरवाजा खोलेंगे और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे ही कुछ बातचीत स्टार्ट हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसे मीडिएट करवाया गया यूएई की तरफ से। और इसका रिजल्ट भी निकला 2021 में, जब दोनों देशों ने बॉर्डर पर सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव करने को डिक्लेयर किया। अच्छी चीज़ थी, बॉर्डर पर दिन रात फायरिंग होती थी, लेकिन अब काफ़ी स्टेबिलिटी है, पीस है बॉर्डर पर। लेकिन देखो, पाकिस्तान ने ना इसके बाद दो कंडीशंस रख दी कि ये तो ठीक है, चलो हमने सीज फायर एग्रीमेंट को रिवाइव कर लिया है, आगे हम तब बढ़ेंगे जब आप हमारी दो कंडीशंस मानोगे। एक तो जम्मू एंड कश्मीर में आप स्टेटहुड को रिस्टोर करोगे, यानी अभी यूटी का दर्जा है ना, तो इसे राज्य का दर्जा फिर से दोगे। दूसरी कंडीशन पाकिस्तान ने रख दी, आप जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी में कोई चेंज नहीं करोगे। डेमोग्राफी में अभी जैसे वहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के लोग जैसे हिंदूज जाके सेटल डाउन हो जाएं। ये पाकिस्तान कहता है हमें मंजूर नहीं है। लेकिन इंडिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए कि भैया हम आपकी कंडीशंस नहीं मान सकते। उसके बाद इमरान खान ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया। लेकिन हुआ क्या, आपको याद हो तो अगस्त के महीने में एकदम से इंडिया ने LAC पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, कैलाश रेंज की कुछ हायर पीक्स पर कब्जा कर लिया था। यानी चाइना को चकमा देते हुए हमारी आर्मी ने कैलाश रेंज की कुछ हायर पीक्स पर कब्जा कर लिया था, ताकि चाइना के साथ बातचीत में थोड़ी लिवरेज हासिल की जा सके। आपके पास देखो कुछ ऑफर करने के लिए होगा, तभी आपको सामने वाला सीरियस लेगा ना। तो उन चोटियों पर जब इंडिया ने कब्जा किया तो चाइना ने इंडिया की बातचीत को सीरियस लेना स्टार्ट किया और बोला कि चलो चलो कोई बात नहीं, बातचीत करते हैं। उस समय देखो चाइना के साथ हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, डर भी लगने लगा था कि शायद लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। उस समय अगर पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर लेता ना बॉर्डर पर, तो इंडिया के लिए दिक्कत क्रिएट हो जाती। टू फ्रंट वार के लिए देखो, बेशक बोलते हैं हम
हमारी आर्मी के लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स भी बोलते हैं कि इंडिया 2 फ्रंट वार के लिए तैयार है, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर देखो दोनों फ्रंट पे वार स्टार्ट होता है। ये पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता है और मिलिट्री लीडर्स को भी पता है। लेकिन देखो अब जो है, अब पाकिस्तान में सत्ता चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं अब शरीफ हैं, नवाज शरीफ के छोटे भाई। तो क्या अब बातचीत स्टार्ट हो सकती है? राइटर कहते हैं नहीं, अभी भी सही मौका नहीं है बातचीत स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो इमरान खान जो हैं अभी सड़कों पर हैं। अगर पाकिस्तान की सरकार बातचीत करने के लिए कदम उठाती है तो फिर इमरान खान और ज़्यादा रिटोरिक यूज़ करने लगेंगे इंडिया के अगेंस्ट। और अभी वैसे भी पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, कायदे से अगले साल होंगे लेकिन जल्दी भी हो सकते हैं। आर्मी चीफ जो बाजवा हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे नवंबर में। तो इन हालातों में जब सत्ता चेंज हो सकती है, आर्मी चीफ चेंज हो सकते हैं, तो इन हालातों में बातचीत जो है वो उतनी ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं होगी। बातचीत करने के लिए सबसे उपयुक्त जो समय होगा ना, वो होगा जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद नई सरकार बनेगी और नए आर्मी चीफ आएंगे। तब तक इंडिया में भी इलेक्शंस कंडक्ट हो चुके होंगे जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट तो आ चुकी है। जल्द ही इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। और हो सकता है कि बीजेपी को यूं लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो हो सकता है इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का आए। तो हालात काफी ज्यादा अनुकूल हो जाएंगे इलेक्शन बातचीत के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होगा इलेक्शंस के बाद। वो बिल्कुल उपयुक्त टाइम होगा। इसके बाद ना राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। देखो कुछ ना लो हैंगिंग फ्रूट हैं। जैसे आप पेड़ पर फ्रूट तोड़ते हो ना, जो ऊंचे ऊंचे फ्रूट लगे होते हैं उनको तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ तो फ्रूट्स नीचे लटक रहे होते हैं, उनको चाहे बेशक आप हाथ से तोड़ लो, थोड़ा सा कूद के तोड़ लो, उन फ्रूट्स को तोड़ना आसान होता है। वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ फ्रूट्स को तोड़ना आसान है। जैसे सर क्रीक को लेकर जो डिस्प्यूट है गुजरात में, उसको लेकर समाधान निकल सकता है। बायलैटरल ट्रेड फिर से रिवाइव हो सकता है। अभी पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर नहीं है और इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नहीं है, तो दोनों हाई कमिश्नर्स को लुटाया जा सकता है। मतलब ये हाई कमिश्नर्स अपना अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हाई कमीशन में फुल डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की, तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को फुल किया जा सकता है। जैसे 100 लोग होने चाहिए तो सिर्फ 40 काम कर रहे हैं या फिर 30 काम कर रहे हैं, ऐसा। नेक्स्ट देखो, वैसे तो सियाचिन ग्लेशियर पर भी डीमिलिटराइजेशन हो सकता है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कहा जाता है ये उस प्रकार से है जैसे कोई दो गंजे आपस में कंघी के लिए लड़ रहे हो ना। मतलब गंजे के लिए जो पर्सन जिसके बाल नहीं होते उसके लिए कंघी कोई काम की नहीं होती, तो उसी प्रकार से सियाचिन एक बर्फ का पूरा वो ज़्यादा पहाड़ है, तो वहाँ पे ना कुछ उगता नहीं है, लेकिन उसके लिए दोनों देश लड़ रहे हैं। तो ये उसी समान है जैसे दो गंजे कंघी के लिए लड़ रहे हों। लेकिन दूसरी तरफ हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से इंडिया दोनों पर नज़र रख सकता है, चाइना पर और पाकिस्तान पर। खैर, मुद्दे की बात यह है, राइटर के अनुसार सियाचिन ग्लेशियर का डीमिलिटराइजेशन अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया का प्रपोजल मंजूर नहीं है। इंडिया ने यह प्रपोजल रखा था, अभी दोनों देशों की ट्रूप्स की जो पोजीशन है वो डिमार्केट होनी चाहिए। मतलब पूरे वर्ल्ड को पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान की फोर्सेस कहां पे हैं और इंडिया की फोर्सेस कहां पे हैं, ताकि ऐसा ना हो ना कि दोनों में एग्रीमेंट हो जाए, इंडिया की फोर्सेस हट जाएं और पाकिस्तान की भी हट जाएं, लेकिन बाद में पाकिस्तान हमें धोखा दे दे कारगिल की तरह और अपनी फोर्सेस को ऊपर भेज दे जहां पे पहले इंडिया की फोर्सेस तैनात थी। तो इंडिया कहता है पहले तो फोर्सेस आप डिमार्केट करो कि अभी हमारे ट्रूप्स यहां पर मौजूद हैं, आपके यहां पे हैं, ताकि कल को आप हमें धोखा ना दे इसको। लेकिन पाकिस्तान को यह प्रपोजल फिलहाल मंजूर नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल जो बातचीत है ना वो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के कारण, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण। ये ठीक वैसा ही है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे हमारे और पाकिस्तान में वो प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, तो दोनों के बीच में ना बातचीत ठीक ठाक आगे बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान में वकीलों ने हड़ताल कर दी थी, तो वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उबाल था। इस वजह से एग्रीमेंट जो होने वाले थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो नहीं साइन हो सके थे। तो अभी भी पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो दोनों देशों के बीच बातचीत में रोड़ा अटका रही है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की इकोनॉमी से संबंधित है। कैसे इंडिया की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है, जैसे देखो अभी इंडोनेशिया की इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी अगर इनसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इसका मतलब हमारे देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में अच्छा होगा। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, हाल ही में ना एक रिपोर्ट सामने आई, स्टडी सामने आई, कर्ट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। उस स्टडी का नाम था इंप्रूविंग इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें यह बोला गया कि कुछ पिलर्स पर इंडिया को सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे डिजिटल ग्रोथ, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसके बाद मिक्स ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड लुकिंग मेजर्स। इनवर्ड लुकिंग मेजर्स जैसे देखो देश के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने बनेंगे, पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, और आउटवर्ड लुकिंग मेजर्स मतलब दूसरे देशों के साथ जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर देखो हमारे देश में आते हैं ना, हमारे देश की इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव बनती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो ना सिर्फ गरीबी दूर होगी बल्कि जॉब्स भी जनरेट होंगी। लेकिन देखो दिक्कत यह है ना, हमारे देश में ना विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के बीच में ना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ओनली आईएएस में ना 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक जो टेस्ट सीरीज संभालता है, चाहे वो मेंस की हो, प्री की हो, या फिर दूसरा डिपार्टमेंट जो वीडियोस का पोर्शन संभालता है, लेक्चर्स का। दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, तो कैसे एक इंस्टीट्यूशन अच्छे ढंग से काम कर सकता है, क्योंकि दोनों चीजें आपस में इंटीग्रेटेड हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इसके अंतर्गत 2 डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं है ज़्यादा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा इसका, मैन्युफैक्चरिंग तो ज़्यादा हमारे देश में बढ़ी नहीं। तो राइटर का सजेशन ये है, यूएस की तरह, जैसे देखो यूएस में ना एक एक्ट है, यूएस कॉम्पीट्स एक्ट। इस एक्ट के तहत, ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, बहुत बड़ा कानून है। इस एक्ट के तहत एक सुपरवाइजरी बॉडी भी है वहां पे, जो सब कुछ मॉनिटर करती है कैसे यूएसए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक लीडरशिप संभालेगा। समझ रहे हो, जैसे डॉलर जो है वो डोमिनेटिंग करेंसी है पूरे वर्ल्ड में। ये सब चीजें यूएसए के एक एक्ट के तहत होता है जिसका नाम है यूएस कॉम्पीट्स एक्ट। हमारे देश में ना ऐसा कोई एक्ट नहीं है प्रॉपर इंडिया की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। एक एक्ट जरूर होना चाहिए और उस एक्ट के तहत कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए, वो इंस्टीट्यूशन बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करे कि भैया ये काम कीजिए, इससे इंडिया की इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होगी। मतलब इंडिया की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाने का पूरा काम उसी इंस्टीट्यूशन के पास होगा जो वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, उनको इनेबल करेगा। इसके अलावा और भी छोटे छोटे स्टेप्स सरकार को लेने की आवश्यकता है। जैसे देखो नॉन टैरिफ फैक्टर्स हैं, ये इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा है, चलो वो अलग इशू है, वो टैरिफ रिलेटेड इशू है। नॉन टैरिफ इश्यूज पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम को हम मजबूत बनाएं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करें। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब डिलीवरी चार्ज, सिंपल भाषा में बोलूं, हालांकि बहुत बड़ी टर्म है। जैसे नोट्स भेजने हैं दिल्ली से किसी दूर दराज के एरिया में अपने यूपीएससी के, कॉस्ट कितनी आ रही है, ये सब चीज़ें शामिल है लॉजिस्टिक्स में। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए, तब उस देश की इकोनॉमी अच्छे से मजबूत होती है, अच्छा काम करती है। जैसे अमेजोन पे आप बुक खरीदते हो, ओनली आईएएस की बुक्स भी काफ़ी महंगी बिक रही थी, तो कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर डिलीवरी चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, तो लेते हैं अमेजोन वाले, मतलब नज़दीक हों तो 30 रुपये हैं, उसके बाद तो इनका बढ़ता जाता है, दिक्कत है। मतलब मैं भी कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि 100 रुपये की बुक है और 80 रुपये डिलीवरी चार्ज है। इसके अलावा इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजीज पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे 6G। अभी तक 5G पे बात आती थी, लेकिन अब विभिन्न देश 6G पर उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया को पीछे नहीं छूटना चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ये ऐसे डोमेन हैं जो इमर्ज हो रहे हैं। जैसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्ज हो रहा था पिछले कुछ सालों में, पीक पर है अभी, उसी प्रकार से ये सारे डोमेन इमर्ज हो रहे हैं। कम से कम इंडिया को अब इनमें नहीं पिछड़ना चाहिए। और सरकार देखो अपनी तरफ से कोशिश कर भी रही है। सरकार देश की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च किया गया। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ
इंडिया की हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। मतलब इंडिया की ग्रोथ में एक्सपोर्ट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, ये सरकार चाहती है। सेंटर ने 76,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया सेमीकंडक्टर्स के लिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत। उसी प्रकार से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, सरकार चाहती है कि उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही होनी चाहिए। कुछ ऐसी क्रिटिकल चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जिनकी हमने बात की, तो उसके लिए सरकार ने स्कीम्स लॉन्च की है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में भी सरकार ने प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में पैकेज अनाउंस किया है। और स्टेप्स की बात करें, सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाने के लिए, यानी चाइना के अलावा दूसरे देशों के साथ ट्रेड लिंकेजेस को मजबूत करने के लिए सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है इंडिया ने। इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब देश हैं। इंडिया के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 6 टास्क फोर्सेस गठित की हैं 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, इन्होंने भी एक नई डिवीजन बनाई है, इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, मतलब आगे न्यू भी है, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज यानी नेस्ट। इसका काम यह है इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस से संबंधित जो इंटरनेशनल फोरम्स है ना, जैसे इंटरनेट के लिए इंटरनेशनल फोरम है, तो इन सब पर इंडिया की एक्टिव पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करना और इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन देखो, सारी जो मिनिस्ट्रीज है ना, उनको आपस में बात करनी चाहिए और मीनिंगफुल तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से संबंधित। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया ने ना 90s में लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी। लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च करने का मकसद ये था कि इंडिया के ये साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज आते हैं ना, इनके साथ रिलेशंस को मजबूत किया जाए। बाद में 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी देश के पीएम बने, तो उन्होंने इस पॉलिसी को अपग्रेड कर दिया, लुक ईस्ट के बजाय एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में फ़र्क ये है, एक्ट ईस्ट में एक्शंस पे ज़्यादा फोकस है, एनर्जी पे ज़्यादा फोकस है, और एक्ट ईस्ट में थोड़े देश भी ऐड कर दिए गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, समझ रहे हो। लुक ईस्ट में फोकस सिर्फ आसियान पर था, लेकिन एक्ट ईस्ट में फोकस साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों पर भी है और ज़्यादा एनर्जी है। तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ठीक ठाक चल रही थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और म्यांमार जो है ना, वो गेटवे है इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। लेकिन दिक्कत यह है, म्यांमार में कू हो गया। कू होने के बाद में वहाँ पे अब मिलिट्री सत्ता में है, इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे। पॉपुलर फोर्सेस जो हैं, मतलब जनता, हथियार, जनता, बहुत सारे जनता के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और वो मिलिशिया से सहयोग भी ले रहे हैं। तो वहाँ पे वायलेंस आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और इंडिया के लिए चिंता की बात यह है, आपको याद होगा हमने कल परसों MK नारायणन का आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि उल्फा फिर से एक्टिव होने लगा है, यूथ की रिक्रूटमेंट करने लगा है, म्यांमार से ऑपरेट करता है उल्फा। इसके अलावा NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा, इन्होंने भी सरकार पे प्रेशर डालना स्टार्ट किया है कि आप नागालैंड के इशू को जल्द से जल्द रिजोल्व कीजिए। तो इंडिया को देखो, इस सिचुएशन को ठीक से टैकल करने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ऐसी भी इंटेलिजेंस मिली है। अगर हमें हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत बनाना है ना, तो नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो क्या स्टेप्स इंडिया को लेने चाहिए? सबसे पहले बांग्लादेश के साथ रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। रिश्ते मजबूत हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत सारे रूट्स हैं जहां पर अभी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। जैसे देखो, नॉर्थ ईस्ट में ना कोई सी रूट नहीं है डायरेक्ट, तो बांग्लादेश के ये सी पोर्ट्स मोंगला और चिटागांग ये नज़दीक पड़ते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में बड़ी सिटीज़ की जो कनेक्टिविटी है ना, इन पोर्ट से इंप्रूव होनी चाहिए, ताकि यहां से माल को वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में या फिर इंडिया के ही साउथ में या फिर दूसरे हिस्सों में जल्दी से भेजा जा सके। इसके अलावा और कई सारे रूट्स बांग्लादेश के साथ, जैसे अगरतला वाया अखोरा, दावकी मेघालय में है वाया तांबाबिल, ये कुछ रूट्स हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो सकती है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे रिवर के माध्यम से सामान भेजा जाता है, ये रिवर जा रही है और यहाँ से शिप आता है और रिवर के इस पॉइंट तक जाता है, ये है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट।
तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को और इंप्रूव करने के लिए। पास्ट में चीजें भेजी भी गई हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है, एक पावर स्टेशन है पलटाना, त्रिपुरा में है, यहां पर हैवी मशीनरी आई थी चिटागांग के पोर्ट से। उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने में। इसके बाद देखो और क्या कुछ होना चाहिए। देखो म्यांमार में थोड़ा वायलेंस रहेगा आने वाले दिनों में, इसकी संभावना है। हम तो चाहते हैं ना रहे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए चीज़ें प्रेडिक्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन म्यांमार में वायलेंस रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम म्यांमार से डिसएंगेज कर दें। म्यांमार के साथ जो भी सेक्शंस है ना म्यांमार में, उनके साथ हमारी एंगेजमेंट जारी रहनी चाहिए। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, जैसे कंटेनर डिपो, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, हाईवेज अच्छे, इनका निर्माण हो जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर। नेक्स्ट सजेशन, जैसा देखो पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट होना चाहिए जो देश की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाए। वही सजेशन अभी भी है। स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाए। और ये जो डिपार्टमेंट है ना, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेगा एक्सटर्नल अफेयर, इंडस्ट्री और सरफेस रिवर ट्रांसपोर्ट, इन सब मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत है ना। नेक्स्ट, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर दोनों देशों की फोर्सेस इंटीग्रेटेड डिफेंस जोन बना के, मान लीजिए बॉर्डर है, अब 16 किलोमीटर का जो एरिया है ना दोनों साइड, ये एरिया जो होता है ना फ्री मूव रेजिम होता है, मतलब ट्राइबल लोग आसानी से आ जा सकते हैं, उनको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होती 16 किलोमीटर तक के एरिया में। तो यहां पे ना दोनों देशों की फोर्सेस मिलके क्या करें, मिलके पेट्रोलिंग करें, ट्रस्ट भी पैदा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, इंसर्जेंसी ताबे में आएगी, मतलब कंट्रोल होगी। तो ये सारे सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं और बोलते हैं कि देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सफल बनाना है तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना जरूरी है, वहां पे पीस होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर सरकार अच्छे से ध्यान दे, बस यही सजेशन राइटर देते हैं और उसके लिए अपने कुछ सुझाव देते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। आज 3 इश्यूज को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।